नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। आज बिलिस 6 बुक है, उसका जो सेकंड चैप्टर है, शब्दकोश डिक्शनरी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है। अक्सर हम जो हिंदी इंग्लिश की जो डिक्शनरियाँ हैं, वो हमने काफ़ी यूज़ की है और इसमें डिक्शनरी के जो शब्दकोश के कई प्रकार हैं, उनकी परिभाषाएँ, क्या उपयोगिता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। शब्दकोश की परिभाषा सारे संदर्भ ग्रंथों में शब्दकोश सबसे अधिक उपयोग में आते हैं। प्रायः सभी श्रेणी के पाठक इनसे परिचित होते हैं। भाषा के ज्ञान के लिए आवश्यक साधन है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्दों के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जैसे अर्थ, उत्पत्ति, विकास, उनके विलोम शब्द, समानार्थी शब्द आदि की जानकारी जिस स्रोत से मिलती है या जो स्रोत देते हैं उन्हें शब्दकोश कहा जाता है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में शब्दकोश की दो परिभाषाएं दी गई है। यह एक संदर्भ ग्रंथ है जिसमें साधारणतया शब्द वर्णानुक्रम संयोजित रहते हैं और उनमें अनेक रूप, उच्चारण, कार्य, व्युत्पत्ति, अर्थ तथा अर्थपरक मुहावरेदार प्रयोग संकलित रहते हैं। सामान्य शब्दकोश वह संदर्भ ग्रंथ है जो विषय विशेष या कार्य से संबंधित शब्दों अथवा नामों की सूची अंकित कर अर्थ और उपयोग की व्याख्या प्रस्तुत करता है। अब शब्दकोश की परिभाषा को लेकर भी जून 2019 में एग्जाम में प्रश्न आया था और आपके भी आ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, तो इसकी परिभाषा आप याद कर लें। जिस सरल शब्दों के भी या आप लुईस सोर्स की भी परिभाषा याद कर सकते हैं। भाषागत शब्दों के संग्रहात्मक पुस्तक को कोश कहते हैं। इसमें शब्दानुसार कोश कह सकते हैं या शब्दकोश कह सकते हैं। इसमें शब्द क्रमानुसार अथवा अन्य किसी निश्चित क्रम में संयोजित रहते हैं और उनकी पूरक व्याख्या एवं सूचना उसी भाषा में या अन्य भाषा में होती है। इसे आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में डिक्शनरी कहते हैं, जिसकी जो उत्पत्ति है वो डिक्टेरियम से हुई है, जिसका अर्थ है शब्दों का संग्रह, और इसका संबंध भाषा के शब्दों के संग्रह या एक विषय में प्रयुक्त पदों से है। तो इसमें जो परिभाषा में उनकी वर्तनियाँ, प्रोनाउंसिएशन, उपयोग की जानकारियाँ वो होती है। अब एक और सवाल इम्पोर्टेंट है कि शब्दकोश की वैकल्पिक नाम यानी और क्या-क्या नाम है? इसको एक ग्लोसरी भी कहते हैं, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, एक लेक्सिकॉन यानी शब्द संग्रह और थीसिस यानी प्राय कोश। ये थीसिस का उपयोग कंप्यूटर में ज़्यादा होता है। अब आप कंप्यूटर के अंदर आप काम करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो वहाँ एक थीसिस करके आता है। तो थीसिस का अर्थ भी यही पर्यायवाची शब्द ढूँढना, विलोम शब्द ढूँढना, सारे यहाँ से किसी भी शब्द के यहाँ से मिल जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली क्या है? तो ग्लोसरी शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के ग्लोसेरियन से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान के विशिष्ट विषय क्षेत्र के शब्दों के संग्रह से होता है। ग्लोसरी में प्रत्येक प्रविष्टि जिसका अर्थ एक शब्द, एक टिप्पणी, व्याख्या, प्रतिपादन होता है कहलाती है। एक विशिष्ट विषय या क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बताती है। वृत्त पारिभाषिक शब्द संग्रह खंड 2 1974 वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह की जो किताब है वो छापी गई है। तो ये पारिभाषिक शब्दावलियाँ हर विषय में होती है लगभग, तो वो पारिभाषिक शब्दावलियाँ कहलाती है। अगला है शब्द संग्रह, तो इसको लेक्सिकॉन कहते हैं। इसकी लेक्सिकॉन से हुई है, जिसका अर्थ है प्रत्येक शब्द की एक प्रविष्टि से। और शब्द शास्त्र लेक्सिकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, अर्थ का अध्ययन होता है। इस शब्द का उपयोग अधिकतर प्राचीन भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन आदि से शब्दकोश के लिए किया जाता है। अब जैसे ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन बाय हेनरी जॉर्ज आइडल, रॉबर्ट स्कॉट, ये किताब है ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन, जो हेनरी जॉर्ज द्वारा लिखी गई। अगला प्राय कोश यानी थीसिस प्रायवाची, तो इसकी जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है शब्दों का संग्रह, यानी थीसिस से हुई है। वर्तमान समय में इसमें शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी दिए जाते हैं, जैसे रॉकेट द थीसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो इस तरीके से ये कुछ परिभाषाएं थी और ये सवाल आपके 2 नंबर का आ जाता है कि पर्यायवाची शब्द कोश किसे कहा जाता है। और ये सवाल आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, शब्दकोशों के वैकल्पिक नाम बताइए।
तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको समझ लें। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि शब्दकोशों के प्रकार के बारे में नॉर्मली। अब इसका थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे शब्दकोशों के प्रकार। तो इससे पहले जो पाठ में उसमें भी हमने जो जीवनी कोश होते हैं, संदर्भ ग्रंथ, उनके बारे में, शब्दकोश के उनके बारे में भी पढ़ा था। अब हम थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि शब्दकोश कितने प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य शब्दकोश। इसको सामान्य शब्दकोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक भाषा के प्रयुक्त सामान्य शब्दों की जानकारी उपलब्ध होती है। ये पाठकों के द्वारा सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं और इनका उद्देश्य आकार खंड पाठक के स्तर के आधार पर आगे श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। इसमें दो श्रेणियां हैं, निर्धारणात्मक यानी प्रोस्पेक्टिव और विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब विस्तृत। अब निर्धारणात्मक शब्दकोश क्या होते हैं कि एक जो भाषा के प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी यानी उच्चारण, स्पेलिंग और यूजेज के प्रमाणिक मापदंडों को स्थापित करते हैं। इन शब्दों कोशों में अनुमोदित प्रमाणिक शब्दों की सूचना भी उपलब्ध होती है। अगला है विवरणात्मक शब्दकोश। सामान्य शब्दकोश का दूसरा उद्देश्य एक भाषा के सभी शब्दों की सूचीबद्ध करना और इस कार्य को करने के लिए प्रचलित एवं नए सभी शब्दों से एकत्रित करने के लिए सामयिक, साहित्य पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन किया जाता है ताकि सभी शब्दों की जानकारी शब्दकोश में उपलब्ध जा सके। और इस श्रेणी की जो शब्दकोश है उसको क्या कहते हैं, विवरणात्मक शब्दकोश कहा जाता है। जो सामान्य शब्दकोश क्या, उसमें हम जैसे हम जो भी इंग्लिश की डिक्शनरी आप हमने यूज़ की है वो सामान्य या निर्धारणात्मक शब्दकोश है। विवरणात्मक में क्या होता है कि भाषा के सभी शब्दों को एक सूचीबद्ध डिटेल्ड में पत्र पत्रिकाओं में सारों में उनका अवलोकन करके फिर उनको एक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसको विवरणात्मक शब्दकोश का अब कौन कौन से है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, आपने वो जो बड़े लेवल पे जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो इस बड़ी डिक्शनरी है। जैसे ये सारण भाई की जो इंग्लिश की डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश यूजेस कॉम्पिटेड बाय सैमुअल जॉनसन की है। तो इस तरह की जो बड़ी डिक्शनरियाँ होती है वो एक विवरणात्मक होती है। उसमें काफ़ी शब्दों का जो बहुत डिटेल दे रखा होता है। उद्देश्य के अतिरिक्त इन्हें आकार के आधार पर वृत्त और लघु खंड के आधार पर खंडीय और बहुखंडीय स्तर पर भी कनिष्ठ पाठकों के लिए फॉर जूनियर्स और वरिष्ठ पाठकों के लिए फॉर एडल्ट्स या सीनियर्स भी विभक्त किया जा सकता है। अब जैसे ये उदाहरण दे रखा है कि बहुखंडीय वृत्त, बहुखंडीय वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिकों के लिए वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत ही जो उनका एडिशन थर्ड 1961। और एक लघु खंडीय अगर कनिष्ठ पाठकों के लिए है तो डिक्शनरी इन कलर, एक डिक्शनरी का नाम है 1976 में ये हुई है। तो ये भी आपके विवरणात्मक शब्दकोश का भी ये महत्व रखता है। सामान्य शब्दकोश के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है 4 नंबर का। अब विशिष्ट शब्दकोश का भी सवाल तो कई बार आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है और 17 में आया हुआ है। तो आगे आ भी सकता है, लेकिन ये थोड़ा कम आया हुआ है, लेकिन ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपके सवाल परीक्षा में आ सकता है। तो ये जो सवाल है उसके प्रकार, ये सामान्य शब्दकोश है, विशिष्ट शब्दकोश इतना ही है, लेकिन इसका विवरण भी आपसे पूछा जा सकता है, उसकी अपेक्षा आपसे रखी जाती है। तो आप इसे भी समझ लें, उसको तैयार करें। विशिष्ट पुस्तकालय के भाषा के विभिन्न पहलुओं पक्षों पर लिखे हुए शब्दकोश इसके अंतर्गत आते हैं। शब्दकोश जिसमें इस एक भाषात्मक पक्ष की सूचना उपलब्ध होती है, जैसे उच्चारण शब्दकोश, वर्तनी शब्दकोश, पर्यायवाची एवं विलोम शब्दकोश, प्रयोग शब्दकोश, व्युत्पत्ति एवं ऐतिहासिक शब्दकोश। इस तरह से जो एक विशिष्ट जो होता है वो, पहला तो ये शब्दों के आधार पर देख लिया। अब इसका डिटेल्ड में देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन से शब्दकोश है। तो ये क्या सिर्फ उच्चारण, ये जो शब्दकोश है केवल शब्दों के उच्चारण को, इनको एक बार आप याद कर लेते हो तो उसकी व्याख्या करना और भी आसान हो जाता है। तो इसमें उच्चारण शब्दकोश तो सीधा है कि ये जो क्या कर केवल शब्दों के उच्चारण को बताते, जिनकी सहायता से पाठक शब्दों, व्यक्तियों के नाम, भौगोलिक के नामों को सही उच्चारण कर सकता है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे हम हिंदी मीडियम के है, जो इंग्लिश मीडियम में जो बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स होते हैं, उनका जो उच्चारण कैसे किया जाए उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ होता है। उदाहरण के लिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी बाय डेनियल जोन्स, रिवाइज्ड एंड एडिटेड बाय AC जिम्सन, लंदन 1977, ये इस डिक्शनरी का उदाहरण है। इस भाषा में
सही उच्चारण बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्वनिक लिप्यांकन यानी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग किया गया है। HCNBC हैंडबुक ऑफ प्रोनाउंसिएशन composed by James F. Bender and revised by Thomas Lee Crowell, न्यूयॉर्क क्रॉल 1964। तो ये कुछ जो शब्दकोश जो उच्चारण शब्दकोश है। अगला वर्तनी। ये वर्तनी ये शब्दकोश को परिभाषित नहीं करते, लेकिन चयनित शब्दों की सूची पर देती है जिनके हिस्से करना कठिन होता है। इनमें अधिकतर वे शब्द शामिल किए जाते हैं जिनके हिस्से उच्चारण के आधार पर नहीं किए जाते, जैसे कैसल्ज स्पेलिंग डिक्शनरी कंपोज्ड बाय मैरी वेडिंगटन। अगला है पर्यायवाची और विलोम कोश, डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यह कोश समानार्थी एवं विलोम शब्दों की जानकारी देते हैं। इसमें शब्दों के साथ उनके पर्यायवाची और विलोम दोनों प्रकार के शब्दों की व्याख्या करते हैं, व्याख्या प्रयोग करते हुए देते हैं। अब इसका जो उदाहरण है वो भी देख लेते हैं। वेबस्टर न्यू डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, एडी डिक्शनरी ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड सिनोनिम्स एंड एनालॉगस एंड कॉन्स्टेटेड वर्ड्स। ये किताब का नाम है। ठीक है, आप इतना लंबा नहीं, अगर इतना ही याद कर लेते ये सिनोनिम्स तक तो भी ठीक है। अगला, इसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द दोनों प्रकार के शब्द दिए गए हैं। इसमें प्रविष्टि में शब्द का अर्थ, प्रयोग इत्यादि बताए गए। अब ये था आपके पर्यायवाची और विलोम कोश। अगला प्रयोग कोश यानी डिक्शनरी ऑफ यूजेज, यानी यूज किस तरीके से किया जाए वो। इस शब्दकोश में यह सूचना दी हुई होती है कि जिस विस्तार से कुछ प्रमुख शब्दों या मुहावरों का प्रयोग किया या नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रमुख शब्दों या मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश के द्वारा उदाहरण देकर समझाया गया है, जैसे फॉरलर्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश यूजेज, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1996। अगला, प्राचीन एवं ऐतिहासिक शब्दकोश। जो इन शब्दकोश में शब्दों के ऐतिहासिक विवरण दिया होता है, इन विवरण उदाहरणों के द्वारा दर्शाया होता है। अर्थात लेखक का नाम, कृति का नाम, जिसमें लेखक ने शब्द का प्रयोग किया हो। यह विवरण कृति के प्रकाशन के वर्ष से व्यवस्थित होता है। इसमें शब्द की विस्तृत सूचना, उत्पत्ति, इतिहास, प्रयोग, उच्चारण आदि की जानकारी दी हुई होती है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स, ऑक्सफोर्ड क्लेरेंडन प्रेस 1933, 10 वॉल्यूम। अब शब्दकोश जिसमें विशिष्ट श्रेणी के शब्द शामिल किए जाते हैं, जैसे शब्दकोश जिसमें ग्रामीण भाषा में प्रचलित शब्दों को सम्मिलित किया जाता है। शब्द जिसमें अव्यहर्थ यानी ऑब्सोलेंट वर्ड को शामिल किया जाता है। शब्द को इसमें बोली के कुछ शब्दों को सम्मिलित किया जाता है। शब्द को जिसमें शब्दों के संकेताक्षर है, एब्रीविएशन जिसे संकेत कहते हैं। ये संकेत नाम है, संकेत मिसप्रिंट है, संक्षिप्त नाम या एक्रोनिम्स ये। अगला, ग्राम्य भाषा कोश यानी जो व्याकरण के जो शब्द होते हैं वो डिक्शनरी ऑफ स्लैंग वर्ड। स्लैंग का अर्थ ग्राम्य होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो रोजमर्रा के वार्तालाप में बोले जाते हैं, परंतु साहित्य लिखने में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। उन्हें ग्राम्य भाषा में प्रचलित शब्द कहा जाता है। इन शब्दों को प्राय सामान्य भाषा के शब्दकोश में सम्मिलित नहीं किया जाता, अतः ऐसे शब्दों की जानकारी एक अलग से कोश का निर्माण किया जाता है। इनमें शब्दों की भाषा, उनकी उत्पत्ति की पूर्ण जानकारी को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है, जैसे कृषक जीवन संबंधी ब्रिज भाषा शब्दावली, इलाहाबाद हिंदुस्तान अकेडमी 1962। अगला, अवृत शब्दों का कोश या डिक्शनरी ऑफ ऑब्सोलेट वर्ड्स। कुछ ऐसी शब्द होती है जिसका एक समय साहित्य में प्रयोग होता है, धीरे धीरे सामयिक भाषा में उनका जो प्रयोग है वो खत्म हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को अव्यत शब्द कहा जाता है। शब्दकोशों के नए संस्करण में इनकी सूची नहीं मिलती है, अतः इनकी सूचना जिस कोश में संकलित की जाती है उनको अव्यवहृत शब्दों का शब्दकोश कहा जाता है। भाषा शास्त्र का अध्ययन करने वाले पाठकों के लिए इनका अध्ययन आवश्यक होता है। अगला, बोली का शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ डायलेक्ट। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विभिन्न वाक्यांश, उच्चारण, वर्तनी के साथ एक भौगोलिक क्षेत्र की बोली से बोले जाते हैं। उनकी जानकारी भाषा के सामान्य शब्दकोश में उपलब्ध नहीं होती, अतः उनके लिए पृथक शब्दकोश का निर्माण किया जाता है, जैसे इंग्लिश डायलेक्ट डिक्शनरी
being the complete vocabulary of dialects, words still in use or known to known to have been in using during the last 200 years by Joseph Wright, London, Faraday, 1898 to 1905, 6 वॉल्यूम। तो ये कुछ बोली के शब्दकोश से। अब संकेताक्षर और का प्रयोग, भाषा में कुछ शब्दों के जो संकेताक्षर है उनका प्रयोग किया जाता है, हुज, इजी, इस तरीके से कुछ होता है, उनके लिए भी एक शब्दकोश प्रकाशित किए जाते हैं। ये कुछ शब्दकोशों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ हैं, और जिनका कभी कभार 1, 2, 4 नंबर का सवाल आ जाता है। जैसे अनुवाद करना में सहायक शब्दकोश, जो ट्रांसलेटर होते हैं शब्द को, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज, जो भी है द्विभाषिया वो शब्द होते हैं, उनके बारे में ये चीज़ें समझाई गई है। अब और विषय कोश होता है, किसी विषय का अलग अलग जैसे होता है। जैसे इस शब्दकोश में एक विषय या विषय समूह के प्रमुख पदों की वर्णानुक्रम सूची व्यवस्थित होती है, जिसमें पदों के अर्थ, परिभाषाएं, व्याख्या दी हुई होती है। विषय के अध्ययन को सरल करने की पुष्टि से इसका निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए मैग्रो हिल्स डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, न्यूयॉर्क। मैग्रो हिल्स पारिभाषिक शब्द कोश वृत्त एवं एक लघु खंडीय बहुखंडीय एक भाषी द्विभाषी हो सकते हैं। शब्दकोश की अब उपयोगिता क्या? अब ये तो प्रकार पढ़ ली, अब उपयोगिता क्या है? ये काफ़ी हमें सामान्य इसकी तो समझ है ही, जानकारी है, क्योंकि हम डिक्शनरी का यूज़ ये शब्दों के अर्थ है, उच्चारण है, इनके लिए करते हैं। अब इसमें कुछ और डिटेल्स जानकारी लेंगे। और इसका जो सवाल है दिसंबर 2014 में आ चुका है, और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो शब्दकोशों की जो उपयोगिता है उसके उद्देश्य और निहित सूचना पर निर्भर करती है। यानी कि उपयोगिता किस आधार पर, कि उसका उद्देश्य क्या है और उसके अंदर सूचना क्या है, इस पर उसकी उपयोगिता वो निर्भर करेगी। पाठक विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों का उपयोग अधिकतर करते हैं, क्योंकि भाषा समझने में जो भी कठिनाई है, उनका निराकरण शिक्षकों के अलावा शब्दकोशों से भी होता है। इसकी उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं में बांटा गया है। अब जैसे सामान्य शब्दकोश है, उसकी क्या उपयोगिता है, विशिष्ट शब्दकोश है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये सारी जानकारी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो सामान्य शब्दकोश में का जो उपयोग है 4 मुख्य ध्येय की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला उसका अर्थ, उच्चारण, वर्तनी को जानने के लिए किया जाता है। इसमें शब्द को उत्पत्ति, प्रयोग की सूचना मिलती है। कई शब्दकोश इस सूचना के अतिरिक्त संकेताक्षर, बाट, नाप, तोल, देश की मुद्रा, प्रमुख व्यक्तियों स्थानों के बारे में भी सूचना देते हैं। इस दृष्टि से सामान्य भाषा कोश प्रस्तुत संदर्भ ग्रंथक का कार्य करते हैं तथा पाठक को कई प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। शब्दकोश शब्दों के वर्तनी, उच्चारण, अर्थ एवं प्रयोग के मानदंड बनाते हैं। 18वीं सदी में विठल समाज के व्यक्तियों ने निर्धारणात्मक शब्दों के निर्माण पर अधिक जोर दिया, तथा यह प्रक्रिया वर्तमान में भी चल रही है। शब्दों की वर्तनी, उच्चारण को सही प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी ली जाती है। तो पहला उच्चारण का था, और वर्तनी का ये मानदंड बनाते हैं। और तीसरा है कि सामान्य शब्दकोश से शब्दों के इतिहास का पता चल जाता है, और यह भी पता चलता है कि कब से इसके अर्थ और प्रयोग में परिवर्तन हुआ है। शब्दकोश के निरंतर उपयोग से पाठक अपनी शब्दावली को बढ़ा सकता है तथा भाषा में सुधार कर सकता है। तो ये जो सामान्य शब्दकोश के जो उपयोग थे, 4 उनके ध्येय थे। पहला जैसे उसका उच्चारण है, वर्तनी को वो जानना है। दूसरा उच्चारण उसका मापदंड है। और तीसरा शब्दों के इतिहास का पता चलता है। और चौथा, अगर हम शब्द को उपयोग करते रहते तो बहुत सारे शब्द है जो हमारी शब्दावली, हमारी यानी वोकेबलरी है, वो बढ़ जाती है, और हमारा जो शाब्दिक ज्ञान है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट शब्दकोश की। अब इसके निरंतर उपयोग से शब्दों के पर्यायवाची शब्द, समानार्थी, विलोम शब्द को खोजना, उनके अर्थ जानना, उनका सही प्रयोग करना उच्चारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त उदाहरण, कहावतों, मुहावरों का भी अर्थ भी सहजता पता लगाया जाता है। विदेशी भाषा के शब्दों का अर्थ जिनका समावेश अन्य भाषा में हो गया है, उनका पता भी इस शब्दकोश से लग जाता है। इनके प्रयोग से संकेत, चिन्ह आदि की जानकारी भी खोजी जा सकती है। अब द्विभाषी शब्दकोश, अब जो 2 भाषाओं का जो अनुवाद होता है, वो इसकी उपयोगिता सबसे अधिक अनुवाद करने में होती है। इसके बिना ये कार्य नहीं हो सकता है। अब विशेष शब्दकोश, अब इसमें जो प्रमुख पद है, वाक्यांश को समझने के लिए किया जाता है। अब ये विषय का जो विशिष्ट विषय के, जैसे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, उनकी जो विशेषज्ञ वो छात्र है वो करते हैं। शब्दकोश किसी पद, शब्द के अभिप्राय, तात्पर्य, अभिधारणा को जानने के लिए प्रमाणिक
सर्वोत्तम सूचना स्रोत है। अब विलियम केट ने सामान्य शब्दकोश के दो उद्देश्य बताए, एक मुख्य और गौण। मुख्य क्या है कि जनरली वही है जो शब्दकोश में वर्तनी, अभिप्राय, उच्चारण, शब्द विन्यास का उल्लेख होता है, जिसकी आवश्यकता भाषा समझने और पढ़ने में होती है। ये तो मुख्य उद्देश्य है। गौण क्या है, जिस जो दूसरा है, इस सूचना के अतिरिक्त शब्दकोश में कई प्रकार के अक्षर की उत्पत्ति, प्रमुख स्थानों के नाम, नदी, पर्वत, ऐतिहासिक महत्व के व्यक्तियों के नाम, महत्वपूर्ण तथ्यों, प्रकरणों का उल्लेख, मुहावरे, वाक्यांश आदि की सूचना उपलब्ध होती है, ताकि उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके। अनेक शब्दकोशों में भी बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। प्रकाशक एवं संकलनकर्ता इस प्रकार की सूचना शब्दकोश को विक्रय करने में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए करते हैं, परंतु ऐसे शब्दकोश विश्वकोशीय प्रकृति के होने के कारण पुस्तकालय में अधिक लोकप्रिय होते हैं। शब्दकोशों का मूल्यांकन, उपयोगिता भी पढ़ ली, प्रकार भी पढ़ लिए, उसके बाद उपयोगिता। अब इनका मूल्यांकन हम करेंगे कि मूल्यांकन क्या क्या है, मतलब किस तरह का। ये बहुत अच्छा टॉपिक्स है, और ये सवाल जून 2019 में आया हुआ है। 4 नंबर का भी सवाल आया हुआ है और 10 नंबर का भी आया हुआ है। पुस्तकालय या पाठक को शब्दकोश क्रय करने से पहले यह निश्चित करना होता है कि वे प्रकाशित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश खरीदे। पुस्तकालय की सभी प्रकाशित शब्दकोश वित्तीय कारणों से क्रय नहीं कर सकते। जो पुस्तकालय होता है वो सभी पुस्तकों को खरीद नहीं सकता, लेकिन वो पाठकों की जो मांग के अनुसार एक सूची बनाता है, उसमें जो सबसे उपयोगी होती है और सबसे ज़्यादा टॉपिक्स कवर करती है, उसी किताब को खरीदा जाता है। ये इसको नियम हम आगे पढ़ेंगे। यद्यपि डॉक्टर जॉनसन ने शब्दकोश की तुलना घड़ी से की है। उनके अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति के पास घड़ी नहीं होने से तो खराब घड़ी होना ठीक है, उत्तम घड़ी भी पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती, उसी प्रकार भाषा को समझने के लिए किसी भी स्तर के शब्दकोश का होना आवश्यक है, तथा जब तक भाषा का विकास होता रहता है, कोई भी शब्दकोश पूर्ण व उत्तम जा सकता है। प्रत्येक शब्दकोश में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ कमियां भी होती है। उनको अपनी आवश्यकता अनुसार आंका जाता है, जिसके लिए जो निम्न प्रकार के बिंदु है जो जांच में काम में लाए जाते हैं। अब उसके कुछ पॉइंट्स है, अब उसी के आधार पर जो शब्दकोश का मूल्यांकन हो जाता है। पहली है प्रमाणिकता। प्रमाणिकता संपादक मंडल, संपादक इसे संकलन करने में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया, उनकी ख्याति, उपलब्धियों से पता लगाया जा सकता है। प्रकाशक के विषय में उसकी वित्तीय स्थिति, उसने अन्य शब्दकोश व अन्य संदर्भ पुस्तकों प्रकाशित की है या नहीं की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। संपादक मंडल में भाषाविद, भाषा शास्त्री विशेषज्ञ होने चाहिए, ताकि वे शब्दों की उत्पत्ति, अर्थ, उच्चारण, प्रयोग आदि की सही जानकारी स्पष्ट दे सकें। अपने विषय में इन व्यक्तियों का क्या योगदान है, उनका अनुभव, शैक्षणिक योग्यता क्या है, यह भी पता लगाया जाता है। शब्दकोश कितने समय से प्रकाशित हो रहा है, इससे प्रकाशक की वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। आंग्ल भाषा के शब्दों के क्षेत्र में कुछ प्रकाशक ख्याति प्राप्त है। इनके द्वारा प्रकाशित शब्दकोशों को पुस्तकालय अपने यहाँ खरीदते, जैसे G&C, मेरीलैंड फंक एंड वैगनेल्स, मैकग्रो हिल्स। मैकग्रो हिल्स एक बहुत बड़ी मतलब प्रेस कंपनी है जो किताबें वगैरह छापती है, क्योंकि अब ये प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त प्रकाशक हो गए हैं। अगला है विषय सीमा का अर्थ। शब्दकोश के उद्देश्य व क्षेत्र से है। संपादक प्रारंभिक प्रश्नों से उद्देश्य का वर्णन करता है, जैसे शब्दकोश का प्रकाशन किस श्रेणी के पाठकों के लिए किया गया है, क्या भाषा आधुनिकतम है, शब्दकोश व्यापक हैं और सीमित अर्थ, केवल चुने हुए शब्दों का समावेश, शब्दों की व्याख्या, शब्द की जानकारी विस्तृत है, या विस्तृत शब्दकोश में वे शब्द भी सम्मिलित किए गए हैं जिनका उपयोग अब वर्णित है, आदि। इसकी जानकारी के अनुसार विषय सीमा का पता लगाया जाता है। शब्द प्रतिपादन शैली, शब्द के विषय में आवश्यक सूचना दी गई है या नहीं, इसका पता निम्नलिखित जानकारी से लगाया जा सकता है। वर्तनी, उसकी वर्तनी पर भी है कि शब्द की वर्तनी कई हो सकती है, उन सब की जानकारी शब्दकोश में है या नहीं। जैसे थिएटर, थिएटर दोनों की स्पेलिंग में भी फर्क है। शब्द की वर्तनी आंग्ल भाषा में अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों हो सकती है। ये शब्द दो ही है, लेकिन जैसे ये थिएटर है इंग्लिश का, ये अमेरिकन का है। ये तो उस जो शब्दकोश में दोनों की ये चीज़ें दी होनी चाहिए। और उत्पत्ति, सभी शब्द को परिभाषा से पहले या बाद में कोष्ठक में शब्द की उत्पत्ति को दर्शाते हैं। ये सूचना
इससे यह सूचना प्राप्त होती है कि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जर्मन से हुई है या अन्य किसी भाषा से हुई है। परिभाषा, शब्दों की अनेक परिभाषाएं जो विभिन्न लेखकों ने दी है, उन्हें क्रमानुसार दर्शाया जाता है। कई शब्द को सर्वप्रथम में परिभाषा दे देती है जो वर्तमान समय में प्रचलित हो तथा बाद में काफ़ी बाद में देते हैं, ऐसे ऐतिहासिक क्रम में देती है। उच्चारण, शब्दों के उच्चारण प्राय द्वारा शब्दों के उच्चारण प्राय चिन्हों के द्वारा दर्शाए जाते तथा चिन्हों की जानकारी प्रारंभ में दी जाती है। अक्षर विन्यास को शब्दों के अक्षरों में रिक्त स्थानों के द्वारा या हाइफन द्वारा समझाया जाता है। व्याकरण संबंधी सूचना, व्याकरण संबंधी सूचना का अर्थ है प्रत्येक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम आदि क्या इनकी जानकारी दी जाती है। और अगला भौतिक आधार, इसका जो मूल्यांकन का अगला पॉइंट है। शब्द को उसके मूल्यांकन में से बाह्य स्वरूप का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसमें निम्नलिखित बातों का पता लगाया जाता है। शब्द को उसकी जिल्द मजबूत है या टिकाऊ है या नहीं है, गुणवत्ता है कैसी है, छपाई स्पष्ट है या नहीं है, आसानी से पढ़ने योग्य है या नहीं है, शीर्षक स्पष्ट है या नहीं है, चित्र बने हुए या नहीं, तो ये भी उपयोगिता में आती है। अगला पुनरीक्षण, पुनरीक्षण भाषा विकास में निरंतर वृद्धि हो रही है, अतः शब्दकोश की सूचना को नवीन और अद्यतन बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल के पश्चात पुनरीक्षित किया जाना चाहिए तथा संशोधित संस्करण या परिशिष्ट प्रकाशित किए जाने चाहिए। कुछ शब्दकोशों में कुछ सूचनाएं ऐसी उपलब्ध होती है जो दूसरी संदर्भ पुस्तकों के विषय क्षेत्र की होती है। उदाहरणतः भौगोलिक सूचना, स्थानों के विवरण, प्रमुख नदियाँ, पहाड़ों की जानकारी, कुछ व्यक्तियों की जानकारी, विश्वविद्यालयों की सूची, शासनाध्यक्षों के नाम, मानचित्र, नापतोल की सारणी, जनगणना के आंकड़े। प्रकाशक यह सूचना शब्दकोश की उपयोगिता बढ़ाने के दृष्टिकोण से करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आपकी शब्दकोश की उपयोगिता को लेकर। अब कुछ प्रमुख शब्दकोश है जिनके बारे में एक सवाल 4 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। पहला ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इसके बारे में भी कई बार सवाल आया हुआ है। आपके इस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आ जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला तो ये है कि ये मूलतः एक न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल शीर्षक के अंतर्गत 1823 से 1928 के बीच 10 खंडों में प्रकाशित हुआ, परंतु बाद में 12 खंडों के उपयोगी शीर्षक के अंतर्गत 1933 में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात 4 परिशिष्ट प्रकाश हुए। वर्तमान द्वितीय संस्करण 1989 में प्रकाशित हुआ था। आंग्ल भाषा का यह प्रमाणिक वृत्त शब्दकोश है। H.L. मेकल के अनुसार इसे सभी शब्दकोशों का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि सब आंग्ल भाषा के शब्दकोश के बारे में विस्तृत जानकारी इस शब्दकोश में दी गई है, अन्य शब्दकोश में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि पहले 10 खंडों में हुआ था, उसके बाद 12 खंडों में, उसके बाद 4 हुआ, वर्तमान में 2 में हो रहा है। ये भी सवाल बन जाता कब कैसे हुआ, कि 2 खंड कब थे, 4 कब थे, 12 कब थे। तो ये कई बार पूछी जा सकती। कंपटीशन की दृष्टि से इसकी गहराई में हमें बार बार इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे तो याद हो जाएगा। संदर्भ ग्रंथ के प्राकथन में संपादक ने लिखा है कि इसका मुख्य उद्देश्य आंग्ल भाषा के शब्दों के विकास को उनके ऐतिहासिक क्रम में अध्ययन करना है, और यह तथ्य संदर्भ ग्रंथ के उपयोग करने में स्पष्ट हो जाता, क्योंकि इसमें आंग्ल भाषा के शब्दों के विकास को 166 लाख उद्धरणों के द्वारा जो लेखकों की रचनाओं से एकत्रित किए गए हैं, जिन्होंने शब्द के अर्थ का प्रयोग किया, दर्शाया गया है। अब ये तो उसके बारे में विवरण ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन कंपटीशन में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। शब्द की वर्तनीय प्रोनाउंसिएशन से ये सारे दर्शाए गए। ये नॉर्मल चीज़ें जो हमने पहले पढ़ रखी है, लेकिन जो शुरुआत में जो चीज़ें हैं वो आपको कंपटीशन के लिए वो याद रखनी है, और एग्जाम के लिए भी याद रखनी है। बाकी ये तो चीज़ें सब में कॉमन होती है, उच्चारण है, वर्तनी, ये तो चीज़ें हम खुद भी जोड़ सकते हैं, जो वास्तव में होती है हमें पता ही होता है, लेकिन जो आंकड़े होते हैं वो थोड़ी अब वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बारे में भी कई बार सवाल आता रहता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में भी, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में जून 2018 में सवाल आया हुआ है इसका। ये सर्वप्रथम 1909 में शब्दकोश नोज वेबस्टर अमेरिकन डिक्शनरी के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात इसके जो संस्करण समय समय पर निकलते रहे, वर्तमान में 1981 में ये प्रकाशित हुआ है।
इस शब्दकोश में सामान्यतः 4.5 लाख शब्दों की व्याख्या की गई है। इसमें प्रत्येक शब्द के बारे में निम्न जानकारी दी गई है कि पहला, प्रचलित वर्ण विन्यास, एक से अधिक परिभाषाएं, शब्द भेद, उच्चारण, अक्षर विभाजन, पर्यायवाची शब्द, इस तरह से उदाहरण दिए हुए हैं। और इसमें फॉर्म ऑफ एड्रेस भी दिए हुए जिनकी जिसमें क्या गणमान्य जानकारी को किस प्रकार से हम संबोधित करें। जो कोई बड़ी जो गणमान्य व्यक्ति है उनको आदर सूचक किन शब्दों से संबोधित किया जाए, तो वो भी इसमें लिखा गया है। अंत में 7 भाषाओं में लिखा गया। ये भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, यिडिश और स्वीडन वगैरह ये है। अगला है रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एडिशन बाय जीएस स्टीन, न्यूयॉर्क। रैंडम हाउस 1966। ये आंग्ल भाषा एक खंडीय सामान्य शब्दकोश है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है सामान्य पाठकों की शब्दों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और इसमें लगभग 2,60,000 शब्द सम्मिलित किए गए, जिसमें उच्चारण वगैरह की ये जानकारी ये नॉर्मल है। ठीक है, इसका भौतिक आकार अच्छा है, परंतु शब्दकोश एक खंडीय होने से इसका भार भी काफ़ी है और उठाने में कठिनाई होती है, जल्द स्पष्ट। ये नॉर्मल जानकारी। अगला है कॉम्प्रहेंसिव हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ हरदीप बहारी। जो हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी जिन्होंने व्याकरण ली हुई है, वो जानते हैं कि हरदेव बहारी को खूब जानते हैं। जो हरदेव बहारी की जो व्याकरण की किताब है बहुत ही फेमस है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। उन्होंने एक इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी कंपोज की है, जो वाराणसी में जो ज्ञान मंदिर प्रकाशन वहाँ 1977 से शुरू किए। तो बहुत ही अच्छी किताब है, लिखी गई है हरदेव बहारी की। उनकी भी ये डिक्शनरी है, तो हमें याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये द्विभाषी कोश है जिसका उपयोग अनुवाद करने के लिए अधिक किया जाता है। इस शब्दकोश में लगभग 1 लाख अंग्रेजी शब्द, हिंदी में 50,000 मुहावरे, सार्थक वाक्य, कहावतें इत्यादि सम्मिलित है। अगला है ऑक्सफोर्ड हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बाय RSMC ग्रोगर, दिल्ली। तो ये भी एक द्विभाषी जो शब्दकोश है। और अगला है रोगेट थीसर्स शब्दकोश को कहा गया है न्यूयॉर्क क्रोवेल। तो ये कुछ शब्दकोश है, इसमें आपको जो आप आराम से इसको पढ़ लें, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो महत्वपूर्ण वो जैसे हिंदी शब्द सागर है वाराणसी का, ये भी है महत्वपूर्ण। इनके जो लेखक है डॉक्टर सुंदर दास और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास, जो पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदी भाषा का जो इतिहास लिखा था। और भाषाविदों की ये और भाषा शास्त्रियों की जो प्रयत्न से प्रथम संस्करण 1928 में 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और मैग्रो हिल डिक्शनरी ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स, एडिशन 3 न्यूयॉर्क 1984। ये भी एक विशेष शब्दकोश है जो टेक्निकल शब्दों का, जो फर्स्ट इनका जो संस्करण है 1971 में आया था। विज्ञान और जिसका क्षेत्र विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन विषयों में के पदों की परिभाषा भी इसमें दी हुई है। तो इसमें ये एक एक के बारे में। अब ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स विथ ए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन रिलेटेड फील्ड्स, ALA। तो ये एक पुस्तकालय विज्ञान का संगठन है। तो जो लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान के जो शब्दों का है उनको ये छापता है। इसका जो क्षेत्र पुस्तकालय विज्ञान है उससे संबंधित विषय, तो ये आपके परीक्षा के लिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसका प्रयोग अमेरिका के पुस्तकालय में होता है। इसमें पुस्तकालय विज्ञान के पदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द जैसे अभिलेख है, ग्रंथ सूची है, मुद्रण कागज है, चित्र निर्माण आदि के पदों की रचना की गई। इसमें पदों की जो परिभाषा संक्षिप्त एवं पूर्ण दी गई है। वो कुछ पदों की सूचना तो एक पृष्ठ में मिल जाती है। और इसका जो व्यवस्थापन वर्णन क्रम में समानार्थक शब्दों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। और परिभाषा जो आंग्ल अमेरिकन कैटलॉग से ली गई उनके जो समक्ष सी लगाया गया है। यद्यपि ये एक उपयोगी कोश है, परंतु इसका जो संशोधित संस्करण प्रकाशित नहीं होने के कारण इसमें नए शब्दों पदों की जानकारी वो नहीं मिलती है। अगला है हेरोल्ड लाइब्रेरी ग्लोसरी ऑफ टर्म यूज इन लाइब्रेरियनशिप, डॉक्यूमेंट्स ऑफ बुक्स, क्राफ्ट एंड रेफरेंस बुक। तो ये भी एक विशेष शब्दकोश है जिसमें लाइब्रेरी के शब्दों का जो विवरण दिया गया है। अगला है एन एनकार्टा इंग्लिश डिक्शनरी है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो हम पढ़ लेते हैं। फंक एंड फंगनेल्ज स्टैंडर्ड डिक्शनरी है। ये सर्वप्रथम 1893 में स्टैंडर्ड डिक्शनरी के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसमें स्पेलिंग वगैरह, कैपिटलिज्म वगैरह
गया। तो इस तरीके से आज हमने ये शब्दकोशों के जो बारे में हमें जानकारी पड़ी है, और अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए